नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम फिर पढ़ने वाले हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन लीग। अपन ने 2 ईपीएल पढ़ ली है, यानी कि 2 लीग्स अपन ने देख ली। आज की अपनी लीग है थर्ड। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं लीग थर्ड और बिना टाइम वेस्ट किए इस पूरी लीग को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक क्लाइंट्स ब्लड गैसेज आर एज फॉलोज। एक पेशेंट है या फिर क्लाइंट है जिसकी ब्लड गैसेज आपको दे रखी है। पीएच 7.32, पीसीओ2 62 एंड एससीओ3 30 एंड पीओ2 62। The best interpretation is that the clients has which of the following। पेशेंट की गेसेज आपके सामने है और आपको पूछा गया कि किस टाइप का एसिड बेस बैलेंस है या फिर ये किसको इंटरप्रेट कर रही है। तो ऑप्शंस आपके सामने: रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो देखिए, जो एसिड बेस इम्बैलेंस है इसके बारे में आपने एक ट्रिक जरूर सुन रखी होगी और याद भी कर रखी होगी। ROME। ROME के अंदर RO एंड ME दो वर्ड है। RO एंड ME। RO का मतलब रेस्पिरेटरी अपोजिट, यानी कि पीएच अगर बढ़ती है तो CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर घटती है पीएच तो CO2 जो है वो बढ़ जाएगा। ये तो रेस्पिरेटरी अपोजिट में देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक इक्वल की बात करते हैं तो पीएच अगर घटती है तो SCO3 का लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर पीएच बढ़ती है तो आपकी जो SCO3 लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये इस प्रकार से वैल्यू से आप पता कर सकते हैं। और ये जो एक ट्रिक है जिसके बारे में आपको पता भी होगा, इस ट्रिक से आप हर एक क्वेश्चन को, ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें वैल्यू। पीएच जो है 7.32 है, मतलब एसिडिक है, मतलब पीएच तो ऑलरेडी गिरी हुई है। CO2 जो है वो क्या है, बढ़ा हुआ है। नॉर्मली 35 से 45 होता है तो यहाँ पे बढ़ा हुआ है। SU3 जो है वो विद इन नॉर्मल रेंज है, 22 टू 28 होता है नॉर्मली, तो यहाँ पे हल्का सा बढ़ा हुआ है। तो ये कोई इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट होने वाला है नहीं। PO2 जो है वो 62 है, ये बहुत ज़्यादा कम हो रखा है। तो मतलब यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है वो आपका सही जवाब हो जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी अपोजिट हो रखा है, पीएच घट रही है और CO2 जो है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका पहले रेशनल देख लीजिए। द क्लाइंट हैज़ लो पीएच सजेस्टिंग एसिडोसिस, PCO2 हाई इंडिकेटिंग ए रिटेंट CO2 इन द इज द कॉज ऑफ एसिडोसिस। जो CO2 हाई है मतलब CO2 रिटेन हो रखा है बॉडी के अंदर, ये भी एसिडोसिस को इंडिकेट कर रहा है। और लो पीएच है वो भी एसिडोसिस को इंडिकेट कर रही है। SO3 जो है वो कंपनसेशन को इंडिकेट कर रही है। ये हल्की सी हाई है, इतना ज़्यादा भी हाई नहीं है लेकिन थोड़ी सी हाई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है। An adult is admitted with nausea and vomiting and diarrhea. The client is receiving an IV of dextrose 5% in water with 40 milliequivalent of potassium chloride. The nurse knows the potassium is added to do which of the following। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक एडल्ट वन है जो कि अभी भी एडमिट हुआ है, जिसको दिक्कत हो रखी थी नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया की। इस पेशेंट को आप जो है आईवी लाइन से डेक्सट्रोज 5% इन वाटर दे रहे हैं, साथ ही साथ 40 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम क्लोराइड भी इस पेशेंट को दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि जो पोटेशियम ऐड किया गया है या फिर ये जो पोटेशियम क्लोराइड इस पेशेंट को दे रहे हैं, इसका पर्पज़ क्या है, मेन काम क्या है कि इस पेशेंट को पोटेशियम क्लोराइड साथ में दिया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, रिप्लेस पोटेशियम लॉस्ट बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग एंड डायरिया। नेक्स्ट, रिप्लेस पोटेशियम दैट द client is not getting from his diet। नेक्स्ट, स्टॉप द नोजिया। नेक्स्ट, स्टॉप द डायरिया। देखिए, डायरिया और नोजिया को स्टॉप करने के लिए तो कैसीएल नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं, ऐसा काम तो इसका है ही नहीं। नेक्स्ट है कि जो पोटेशियम है उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा है पेशेंट, क्योंकि वो डाइट के अंदर नहीं ले रहा है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप पोटेशियम रिच डाइट किसी पेशेंट को देंगे तो पोटेशियम तो सीधी सी बात है मिलेगा ही मिलेगा शरीर को, ठीक है, बॉडी को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा भी कोई इसका रीजन नहीं है। केसीएल देने का जो मेन रीजन है वो क्या है, जो पोटेशियम लॉस हुआ है वॉमिटिंग एंड डायरिया की वजह से, उसको रिप्लेस हम कर रहे हैं, इसलिए केसीएल पेशेंट को
दिया जा रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एन एडल्ट इज एडमिटेड इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। एक एडल्ट वन है जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रखा है और वो एडमिट हुआ है। अब आगे क्या पूछा गया है, व्हाट ऑब्जर्वेशन बाय द नर्स इज कंसिस्टेंट विद डायग्नोसिस। एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं आप, इस पेशेंट को कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन है डीप रेस्पिरेशन, नेक्स्ट फाउल ब्रीथ, नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन, नेक्स्ट रेड रेस। देखिए कॉन्स्टिपेशन और रेड रेस तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे आप दोनों ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन करके आएंगे। दोनों में से जिन्होंने ऑप्शन फर्स्ट कर दिया उनका सही हो जाएगा और जिन्होंने सेकंड कर दिया उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए जो ब्रीद होती है वो स्वीट स्मेलिंग ब्रीद होती है। कैसी, स्वीट स्मेलिंग ब्रीद, फाउल ब्रीद नहीं होती है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। डीप रेस्पिरेशन या इसको आप बोल सकते हैं कोस्मॉल रेस्पिरेशन। कौन सा, कोस्मॉल रेस्पिरेशन। क्योंकि बहुत बार जो भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है कीटोएसिडोसिस को लेकर, कोस्मॉल रेस्पिरेशन ही आपको ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन हो सकता है ऐसा का ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाए और कोस्मॉल रेस्पिरेशन ना देकर डीप रेस्पिरेशन दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सही जवाब डीप रेस्पिरेशन ही करना है। देखिए इसका रेशनल और देख लेते हैं। पर्सन्स इन कीटोएसिडोसिस आर इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। One way the body compensates for metabolic acidosis is to increase the loss of acid by blowing out more CO2। देखिए एक जो बॉडी है वो कंपनसेट करने का एक अच्छा तरीका है, है ना, क्या, मेटाबॉलिक एसिडोसिस से कंपनसेट करने का एक तरीका है बॉडी का, और वो क्या है, इंक्रीज लॉस ऑफ एसिड। एसिड का जो है इंक्रीज लॉस कैसे कर सकते हैं, CO2 जो है उसको बाहर निकाल कर। तो ये बॉडी जो है वो कंपनसेट करने के लिए ऐसा करती है। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर, द क्लाइंट यूजुअली डेवलप्स डीप रेस्पिरेशंस समटाइम्स कॉल्ड कोस्मॉल रेस्पिरेशन। देखिए जो डीप रेस्पिरेशन है उसी को कोस्मॉल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है, ना ही इसको ज़्यादा सीरियस लेने की बात है। कि जो डीप रेस्पिरेशन है वही कोस्मॉल रेस्पिरेशन है। कोस्मॉल रेस्पिरेशन ना देकर आपको डीप रेस्पिरेशन जो है वो आपको ऑप्शन में मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, कीटोएसिडोसिस यूजुअली कॉज द स्वेट स्मेलिंग ब्रेथ। ये स्वेट स्मेलिंग ब्रेथ जो है इसमें देखने को मिलती है, फाउल ब्रेथ नहीं होती है। कॉन्स्टिपेशन रेसेस, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। A nurse is caring for a client who is in ketoacidosis. Which blood gas values are most consistent with the diagnosis? कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है और आप एज नर्सिंग ऑफिसर इसको केयर कर रहे हैं। अब आपको ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी ब्लड गैस वैल्यू है जो इस कंडीशन को बेस्ट इंटरप्रेट कर रही है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मेटाबॉलिक, जो कीटोएसिडोसिस है इसमें कौन सा एसिडोसिस हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये भी अपन ने बात की है और ये भी अपन ने बात कर ली है ME, यानी कि मेटाबॉलिक क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि पीएच अगर गिरेगी तो SCO3 लेवल भी क्या होगा, गिरेगा। तो चलिए इसमें वैल्यू देखते हैं। पहली वैल्यू में पीएच जो है वो गिर रही है, सही बात है। CO2 इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। SCO3 जो कि बढ़ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि दोनों ये बढ़ रही है, मतलब रेस्पिरेटरी में ये इंडिकेट हो रही है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को इंडिकेट कर रही है। तो देखिए नेक्स्ट वैल्यू है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। पीएच इसमें कम हो रही है, CO2 जो है वो विद इन नॉर्मल रेंज है एंड SCO3 जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है एंड O2 जो है वो भी आपका नॉर्मल रेंज के अंदर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड जो है वो सही जवाब हो जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की यहाँ पे बात हो रही है और ये एल्कलोसिस को इंडिकेट कर रहे हैं दोनों, तो ये तो आपके होंगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An adult is taking warfarin daily. The client's international normalized ratio is 2.4. Which nursing action is most appropriate? एक पेशेंट है जो वारफरिन खा रहा है डेली। अब आपको ये भी बताया गया है कि इस पेशेंट का जब INR आप चेक करते हैं तो INR जो है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड जो रेशियो है वो 2.4 आता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन आपका क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन, इंक्रीज द डोज ऑफ वारफरिन बाय 2 mg। आप वारफरिन की डोज जो है वो 2 mg बढ़ा देंगे, तो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करेंगे। आपको डॉक्टर नहीं बनना है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर ही आपको काम करना है। नेक्स्ट, विथहोल्ड द वारफरिन एंड नोटिफाई द फिजिशियन। आप वारफरिन को विथहोल्ड करेंगे, मतलब स्टॉप कर देंगे और फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, तो ऐसा काम भी आपको नहीं करना है।
नेक्स्ट, एडमिनिस्टर द वारफरिन एज ऑर्डर्ड। बिल्कुल ये काम आपको ज़रूर करना है। वारफरिन जो जैसे प्रेस्क्राइब कर रखी है डॉक्टर के द्वारा वैसे आपको एडमिनिस्टर करते रहना है। नेक्स्ट, कॉल द फिजिशियन फॉर द डिक्रीज्ड डोज। ना ही आपको कॉल करके कहना है कि इस पेशेंट की जो है वारफरिन की जो डोज है वो डिक्रीज कर दीजिए, ऐसा भी आपको नहीं करना है। जो आपको काम करना है वो करना है ये वाला, एडमिनिस्टर द वारफरिन एज ऑर्डर्ड। क्यों करना है? क्योंकि जो आईएनआर का रेशियो है वो जो भी पर्सन हिपेरिन वारफरिन खाता है उसमें आईएनआर का नॉर्मल रेशियो 2 to 3 आता है। तो यहाँ पे जो रेंज है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ना ही कोई साइड इफेक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई टॉक्सिक इफेक्ट यहाँ पे पेशेंट के अंदर आ रहे हैं। नॉर्मल आईएनआर है, मतलब जैसे ऑर्डर डॉक्टर ने दे रखा है वैसे आपको ये दवाई जो है वो एडमिनिस्टर करते रहना है। यहाँ पे देखिए रेशनल के अंदर द आईएनआर गोल्स फॉर समवन who is receiving warfarin is usually between 2 to 3. A level of 2.4 is within the desired range, therefore the nurse must give the drug as ordered. 2 से 3 नॉर्मली होता ही है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिजायर्ड डोज डिजायर्ड रेंज के अंदर है। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मेन आपका काम रहेगा वो क्या रहेगा, जितना ऑर्डर डॉक्टर ने दे रखा है उतनी जो मेडिसिन है वो आपको एडमिनिस्टर कर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एन एडल्ट इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉलोइंग ए मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एक पेशेंट है जो एमआई के अटैक आने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। वाइल द क्लाइंट रिसीविंग हिपेरिन, जबकि पेशेंट जो है वो हिपेरिन खा रहा है। द नर्स शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस अवेलेबल। अब आपको यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि नर्स जो है कौन से मेडिकेशन इस पेशेंट के पास में अवेलेबल रखेगी। ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, हो सकता है तरीका थोड़ा सा अलग हो जाए, क्योंकि हिपेरिन जो एम्स नॉस्ट्रेट में पहले पूछा गया है सवाल वो पूछा गया था कि पेशेंट जो है हिपेरिन खा रहा है और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स के आपको नाम भी दिए जाएंगे, किस प्रकार के साइड इफेक्ट्स जो है वो आ रहे हैं। अब आपको ये बताना है एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो वहाँ पर भी आपको वही करना है जो आप इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पेशेंट जो है हिपेरिन खा रहा है, मतलब हिपेरिन के जो है टॉक्सिसिटी हो सकती है या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या रखनी है, पेशेंट के पास में एंटीडोट इसकी रखनी है। तो एंटीडोट के नाम से तो आप समझ गए कि सर हाँ हमें भी पता है कि एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट हिपेरिन की होती है, तो डायरेक्टली आप आंसर कर देंगे प्रोटामाइन सल्फेट। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, प्रोटामाइन सल्फेट। एस्पिरिन इस कंडीशन में क्या होती है, सी आई मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है इस ये जो है एंटीडोट है किसकी, MgSO4 की, मैग्नीशियम सल्फेट की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विटामिन के, ये आपकी वारफेरिन के एंटीडोट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है तीनों के बारे में। चलिए रेशनल में और देख लेते हैं इसको। प्रोटामाइन सल्फेट इज द एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन के एंटीडोट आपकी प्रोटामाइन सल्फेट होगी। विटामिन के की एंटीडोट जो वारफेरिन, जिसको कोमाइडिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये एंटीडोट हो जाएगी आपकी मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 की। एस्पिरिन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है जो भी पर्सन हिपेरिन खा रहा होता है उसके लिए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नर्सिंग एक्शन इज इसेंशियल इन द केयर ऑफ एन एडल्ट फॉलोइंग ए लेफ्ट साइड कार्डियक कैथेटराइजेशन। पेशेंट है लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन का, और इस पेशेंट को आप इसेंशियल केयर दे रहे हैं, तो आपका यहाँ पे नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, मोस्ट इसेंशियल नर्सिंग एक्शन आपको बताना है। कीप द क्लाइंट एनपीओ फॉर 2 आवर्स। देखिए यहाँ पे पेशेंट की कहानी समझ लीजिए, लेफ्ट साइडेड कार्डियक कैथेटराइजेशन, मतलब इसको कार्डियक कैथेटराइजेशन लगा हुआ है। पहला ही ऑप्शन देखिए, कीप द पेशेंट एनपीओ फॉर 2 आवर्स, यानी पेशेंट को एनपीओ रखना है, खाना पीना कुछ भी नहीं देना है 2 घंटे पहले। तो ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि ये काम पहले हो चुका है। अभी तो पेशेंट को क्या हो रखा है, कार्डियक कैथेटराइजेशन लगा हुआ है, उसके बाद की बातें हो रही है, ये तो पहले की बातें हैं। नेक्स्ट, आस्क द क्लाइंट अबाउट द सेल्फिश एलर्जी, ये भी कैथेटराइजेशन से पहले जो है करना होता है, मतलब पूछना होता है, बाद की बातें नहीं है ये। नेक्स्ट, चेक पल्सेस प्रॉक्सिमल टू द इंसर्शन साइट। इंसर्शन साइट के प्रॉक्सिमल जो भी पल्सेस है वो चेक करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है प्रॉक्सिमल नहीं करते हैं, डिजिटल वाली करते हैं, ठीक है, डिजिटल जो भी पल्सेस होती है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट, चेक द इंसर्शन साइट फॉर ब्लीडिंग, बिल्कुल सही जवाब है कि जो इंसर्शन साइट है वहाँ पे ब्लीडिंग चेक करनी है, तो ये आपका मोस्ट इसेंशियल नर्सिंग एक्शन रहेगा। चलिए रेशनल में देखते हैं। फॉर द लेफ्ट हार्ट कैथेटराइजेशन द नर्स मस्ट चेक द इंसर्शन साइट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग जो है वो चेक करनी है इंसर्शन साइट पे।
द नर्स शुड चेक पल्सेस डिस्टल टू द इंसर्शन साइट नॉट प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल नहीं देखते हैं हम, डिस्टल जो भी पल्सेस है वो हम चेक करते हैं। नेक्स्ट, कीप द क्लाइंट एनपीओ एंड आस्किंग अबाउट सेल्फिश एलर्जी शुड बी डन प्रायर टू द कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन से पहले की ये बातें हैं, दोनों काम जो करने हैं आपको एनपीओ वाला और सेल्फिश एलर्जी वाला, वो कार्डियक कैथेटराइजेशन करने से पहले की बातें हैं। अभी यहाँ पे बात हो रही है कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज केयरिंग फॉर एन एडल्ट हु इज एडमिटेड इन राइट हार्ट फेल्योर, विच ऑब्जर्वेशन इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद दिस कंडीशन। देखिए, पेशेंट है राइट हार्ट फेल्योर का और वो एडमिट हुआ है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप इस पेशेंट को केयर दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है वो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर कंसिस्टेंटली इस पेशेंट के अंदर देखेंगे, या फाइंडिंग कौन से आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट, डिस्टेंडेड नेक पेन, नेक्स्ट फेसियल एडिमा, नेक्स्ट रेनल फेलियर, नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा डिस्टेंडेड नेक पेन। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को लेकर बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। राइट साइडेड में जो भी सिम्टम्स होंगे वो वेनस सिम्टम्स होंगे, और जो लेफ्ट साइडेड होंगे उसमें आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फेशियल एडिमा यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ना ही रिनल फेलियर होगा, यहाँ पे हिपेटोमेगेली। राइट साइडेड हार्ट फेलियर में हिपेटोमेगेली होगा एंड पीटिंग एडिमा होगा। फेशियल नहीं होगा, वो होगा आपका पीटिंग एडिमा, और वो भी कहाँ पर, लेग्स के अंदर। तो पीटिंग एडिमा लेग्स के अंदर देखने को मिलेगा, ये आपका राइट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। चलिए रेशनल में और देख लेते हैं। राइट हार्ट फेलियर इन्वॉल्व वेनस सिम्टम्स, जो कि मैंने आपको बता दिया अभी भी। द करेक्टरिस्टिक या फिर करेक्टराइज्ड बाय डिस्टेंडेड नेक पेन, पिटिंग एडिमा ऑफ द लेग्स एंड हिपेटोमेगेली। तो ये कुछ सिम्टम्स जो है वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट इज टेकिंग डाइजोक्सिन एंड फ्रोसोमाइड, विच लेबोरेटरी वैल्यू इज ग्रेटेस्ट कंसर्न टू द नर्स। एक एडल्ट वन है जो कि डाइजोक्सिन और फ्रोसोमाइड खा रहा है, यानी कि ये टैबलेट्स वो ले रहा है कंटिन्यूसली। अब आपको यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी ऐसी लेबोरेटरी वैल्यू है जिसको देखने के बाद आप ग्रेटेस्ट कंसर्न करेंगे, सबसे ज़्यादा आप कंसर्न करेंगे, तुरंत आप उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू देखिए, सीरम डाइजोक्सिन ऑफ 1.2 mg पर ml। नेक्स्ट, सीरम पोटेशियम ऑफ 3.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट है BUN of 12 mg per dl। नेक्स्ट, सीरम मैग्नीशियम ऑफ 1.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देखिए, डाइजोक्सिन और फ्रोसमाइड खा रहा है, फ्रोसमाइड की वजह से पोटेशियम लॉस हो सकता है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत है पोटेशियम पे। सीरम पोटेशियम लेवल क्या हो रखा है यहाँ पे, डिक्रीज, लो हो रखा है। नॉर्मली 3.5 टू 5.5 होता है, लेकिन यहाँ पे कम हो रखा है। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन पेशेंट को डेवलप हो रखी है, तो ये ग्रेटेस्ट कंसर्न करने की आपको ज़रूरत है। चलिए रेशनल के अंदर और देख लेते हैं। The normal serum potassium is 3.5 to 5.5 milliequivalent per liter. When the serum potassium is low, the client is at greater risk for digoxin toxicity. मतलब पोटेशियम का लेवल कम होगा तो डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी के रिस्क जो है वो बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएंगे डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी के। द पोटेशियम इज प्रोबेबली लो बिकॉज ऑफ द क्लाइंट इज टेकिंग फ्रोसमाइड। फ्रोसमाइड इज ए पोटेशियम वेस्टिंग डायरेटिक। पोटेशियम वेस्टिंग डायरेटिक होती है फ्रोसमाइड, जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, और पोटेशियम का लेवल कम होने की वजह से ज़्यादा रिस्क रहेंगे डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी होने के। तो ये ग्रेटेस्ट कंसर्न करने की नर्स को ज़रूरत है। नेक्स्ट, जो डिजायर्ड सीरम डाइजोक्सिन लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर आपको दे रखा है, 0.8 टू 2 mg पर ml होता है, और यहाँ पे 1.2 आपको दे रखा है, मतलब नॉर्मल रेंज है। नेक्स्ट, नॉर्मल सीरम मैग्नीशियम जो है वो भी आपका नॉर्मल रेंज के अंदर है, 1.3 टू 2.1, तो यहाँ पे 1.6 दे रखा है, ये भी नॉर्मल रेंज के अंदर है। नॉर्मल BUN जो है 12 टू 20 mg पर DL होता है, तो ये भी आपका यहाँ पे नॉर्मल रेंज के अंदर है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। एन एडल्ट इज एडमिटेड विथ arteriosclerosis obliterans, ASO, arteriosclerosis obliterans. Which finding would the nurse most expect to see in this client? एक पेशेंट जो कि एडमिट हुआ है ASO से, यानी कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस ऑब्लिटरेंस उसको हो रखा है।
ऐसी कौन सी वो फाइंडिंग है जो नर्स को इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी? फर्स्ट ऑप्शन है आपका लेग्स आर swollen, नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर इज 110/72, नेक्स्ट हैंड्स आर पेनफुल व्हेन एक्सपोज्ड टू कोल्ड, नेक्स्ट लेग्स आर कोल्ड टू द टच। तो देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, लेग्स आर कोल्ड टू टच। जब आप लेग्स को टच करेंगे तो लेग्स जो है वो कूल आपको फील होंगे। तो ये जो है कंडीशन एएसओ यानी कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस ऑब्लिटरेंस में देखने को मिलेगी। चलिए रेशनल में और देख लेते हैं। एएसओ यानी कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस ऑब्लिटरेंस इज ए पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। ये एक प्रकार की पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है in which the arterial flow to the legs is insufficient। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है मतलब जो लेग्स है उनके अंदर आर्टियल फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट हो जाएगा। जैसे ही आप पेशेंट के लेग्स को टच करेंगे तो वो कोल्ड फील होंगे, बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे। विनस प्रॉब्लम्स वुड कॉज स्वोलन लेग। विनस प्रॉब्लम्स होगी तो उसकी वजह से जो है लेग्स के अंदर स्वेलिंग जो है या आ सकती है। ब्लड प्रेशर इस कंडीशन में नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सही जवाब करना है, लेग्स आर कोल्ड टू टच। तो ये था अपना ईपीएल थर्ड। नेक्स्ट ईपीएल जो फोर्थ है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। हर एक ईपीएल में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपकी एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको हर एक एग्जाम प्रिपरेशन लिग अच्छे से देखनी है, अच्छे से क्वेश्चंस को याद कर लेना है। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।